हाय दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या कहना चाहता है उसके बारे में। अगर आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है तो इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी और उस कमी को लेकर के बोर मॉडल होता है उसने उस कमी को सुधार किया। तो आज अपन देखते हैं कि बोर का मॉडल क्या कहना चाहता है। आपने बहुत सारी अगर डेफिनेशन पढ़ी है बोर मॉडल के बारे में तो यहाँ पर वो भी काम आएगी। तो अगर आप में कोई कंफ्यूजन है बोर मॉडल के बारे में तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अपन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल होता है उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो कमी की थी वो कमी क्या थी कि जो मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था उसके अनुसार बोर ने कहा था, बोर की बात कर रहा हूँ मैं ना, बोर ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब नाभिक के चारों ओर गति करता है तो अपनी ऊर्जा को खर्च करता रहता है और अंत में है इसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तो वो अंत में क्या करेगा, बीच में आके बैठ जाता है। जैसे आप मान के चलिए दौड़ रहे हैं किसी मैदान में, आपकी ऊर्जा ख़त्म होती रहती है धीरे धीरे और आप एक बार थक करके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से जो रदरफोर्ड था उसने कहा अगर ऐसी बात होती है तो जो इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो ऊर्जा खर्च करेगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा नाभिक के अंदर। तो ऐसा तो भाई साहब परमाणु अस्थायी होगा नहीं, है ना। लेकिन अपन जानते हैं परमाणु अस्थायी होता है। अब अस्थायी किसके कारण से होता है, बोर के अनुसार। वो कैसे होता है वो समझना ध्यान से देखिए। जब भी आप अगर परमाणु की बात करते हैं, मैं यहाँ पर परमाणु का चित्र बना रहा हूँ, ये नाभिक है और नाभिक के चारों क्या होते हैं, कोश होते हैं, जो कि आप पढ़ चुके होंगे किसमें, रदरफोर्ड मॉडल में, है ना, परमाणु कोश। तो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाता है और ऐसे चक्कर लगाता है या गति करता है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, कोश। जहाँ पर वो गति करता है उसको कोश, शेल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कक्ष, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कक्षा या ऊर्जा स्तर। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर। और इनका n का मान जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ता जाता है। इसको अपन K, L, M, N, O, P इस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो ये तो सिंपल बात होगी। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर घूम रहा है उसको अपन ने नाम दे दिया कोश, कक्ष, कक्षा, ऊर्जा स्तर, समझे ना। जो भी कहे, आपका मन कहे वो कहना, है ना। अब जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कोश को बना देता हूँ क्योंकि आपको दो कोश से समझ में नहीं आएगा बीच में। अगर मैं एक कोश को लेकर के चलता हूँ, बड़ा सा कोश बना देता हूँ, ये है अपन का कोश। ये नाभिक है ना, कोश नहीं है, ये नाभिक है। तो ये नाभिक है, क्या है, नाभिक है। और नाभिक के अंदर क्या होता है वो आप जानते ही हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों ओर, यानी कि कक्षा में। तो बोर ने पहली बात पकड़ी रदरफोर्ड की कमी की बात, वो क्या पकड़ी कि देखिए जब भी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करता है, चक्रण करता है, तो उस पर दो बल काम करते हैं। कितने बल काम करते हैं, दो बल। एक जो बल होता है वो नाभिक की ओर खींच के रखता है, एक जो बल होता है वो नाभिक की ओर खींच के रखता है, और ऐसे बल का नाम हो जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। देखो यहाँ पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। आप मत कीजिए कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कभी नहीं करना है। रदरफोर्ड ने बोर ने उसके बारे में नहीं बताया था। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना, जो अंदर की तरफ केंद्र की ओर खींचने वाला कौन है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की अंदर की ओर जो खींचने वाला बल है वो कौन सा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब भाई साहब अगर वो अंदर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन होता लपक के आ जाएगा अंदर, है ना, ऐसा होगा ना। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत, मतलब जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जितना अंदर की ओर खींच रहा है उतना का उतना बाहर की ओर धकेलने वाला, या कह सकते बाहर की ओर खींचने वाला एक बल लगता है, उसका नाम है अपकेंद्रीय बल। क्या नाम है, अपकेंद्रीय बल।
अपकेंद्रीय बल। समझे बात को? मैं इसको लिख देता हूँ Fc और मैं इसको लिख देता हूँ Fs। समझे? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो गति करते समय इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। जो केंद्र की ओर मतलब नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो बल होता है उसका नाम क्या है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। समझे बात को? जितना अंदर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है उतना का उतना अपन का अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की ओर। वो अंदर की ओर खींच रहा है, वो बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रॉन होता है कहीं नहीं जाएगा, अपने ही कक्षा में क्या करता है? गति करता है। तो इस प्रकार से पहली बात को पकड़ करके जो बोर है उसने परमाणु को किया अस्थाई। परमाणु को किया क्या? अस्थाई। हो गई बात। अब देखिए इस दोनों बलों का सूत्र के अनुसार उसने सूत्र निकाला पहली परिकल्पना के अनुसार। तो जब मैं बात करता हूँ पहला अपकेंद्रीय बल की, अपकेंद्रीय बल होता है उसका सूत्र होता है, अपकेंद्रीय बल की बात करूँगा तो अपकेंद्रीय जो बल होता है उसको मैंने Fc से दर्शाते हैं। तो Fc बराबर इसका सूत्र होता है mv²/r। क्या सूत्र होता है? mv²/r। दूसरा जो है वो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल और उसको मैंने दर्शाया है Fs से। और Fs बराबर सूत्र होता है Ze²/r²। अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉन पर दोनों बल कैसे काम करें? बराबर। अर्थात तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब दोनों बल होते वो समान होंगे, तो Fc बराबर Fs। अर्थात अपन कह सकते हैं कि Fc मतलब अपकेंद्रीय बल जितना होगा लगेगा उतना स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर Fc का मान कितना है? mv²। तो Fc का मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आगे mv² बटे r बराबर Ze²/r²। तो इसका मान मैं यहाँ पर लिखूँगा Ze²/r²। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नीचे r है और नीचे r है, दोनों अगर समान हैं नीचे नीचे तो आपस में कट जाते हैं। तो एक r से एक r कट जाता है तो बचता है पीछे क्या बचता है? तो mv² बराबर Ze²/r। और इसी परिकल्पना के अनुसार ये सूत्र अपन का निकल जाता है। और इसको भी सरल करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर केवल r लाना चाहते तो r इधर आएगा और mv² नीचे चला जाएगा, है ना। लेकिन मैं इतना ही कर देता हूँ। तो पहली परिकल्पना आपको समझ में आ गई। बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा कि भाई साहब जब भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसको एक अंदर की ओर खींचने वाला बल काम करता है। कौन सा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। दूसरा बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय बल। दोनों समान रूप से लगते हैं जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर या कोश के अंदर गति करता है तो वो बिल्कुल गति करता रहेगा और अपनी ऊर्जा को भी ह्रास नहीं करेगा। समझे? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। पहले परिकल्पना की डेफिनेशन देखिए, किसी परमाणु में गति करते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खर्च नहीं होती है ना। इस स्थिति में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य मतलब अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर स्थिर विद्युत आकर्षण बल तथा बाहर की ओर मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल कार्यरत होता है। यानी कि जितना अंदर की ओर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा उतना ही बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगेगा। बात होगी फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं। देखिए अगर मैं सेकेंड बात को लेकर के चलता हूँ तो सेकेंड बात ये कहना चाहती है कि जब भी भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके लिए कोई न कोई वेग तो होगा और वो कोणीय संवेग बनाएगा।
मतलब एक संवेग कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगेगा जिनके लिए कोणीय संवेग होता है, उसका मान h/2 के पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसके कोणीय संवेग को अपन दर्शाते हैं mvr। देखो इसको याद रखने की ट्रिक कैसे, मवर नाचे 2 पर, मवर नाचे 2 पर। ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक लगेगी यहाँ पर मवर नाचे 2 पर, 2 पर, समझे है ना, मवर नाचे 2 पर, है ना। तो पहली परिकल्पना क्या थी वो आपने देख ली। अब सेकंड परिकल्पना क्या है, मवर नाचे 2 पर। एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 के बराबर होता है या फिर पूर्ण गुणज होता है। समझे बात को, देखिए पढ़िए ध्यान से इसको, सेकंड परिकल्पना को, कि एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। समझे बात को, है ना। अब देखते हैं थर्ड परिकल्पना। देखिए जब मैं थर्ड परिकल्पना की बात करूं, थर्ड परिकल्पना की बात करूंगा, ये सेकंड परिकल्पना है, ये फर्स्ट परिकल्पना है, फर्स्ट परिकल्पना है, समझे। अब यहाँ पर थर्ड परिकल्पना की बात करते हैं। तो देखिए आपने अगर पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जैसे कि नाभिक हैं, वापस से मैं नाभिक ही बना रहा हूँ, है ना, बार बार नाभिक, नाभिक है, ये है कोश, और यहाँ पर भी कोश है ये, और एक कोश, चलो इतना ही बना देता हूँ। देखिए जो बाहर वाला कोश होता है, सबसे बाहरी वाला कोश, उसका नाम देता हूँ मैं उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। सबसे बाहरी कोश कौन सा, उच्च ऊर्जा स्तर। अंदर वाला जो कोश होता है उसका नाम देता हूँ मैं निम्न ऊर्जा स्तर। क्या नाम देता हूँ, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। इसको कभी के बार अपन N1 से दर्शाते हैं और इसको N2 से दर्शाते हैं। वैसे तो वो अपन पढ़ेंगे आगे तब होगा N1 N2। देखिए जब इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन होता है, अब उसके पास कहीं से ऊर्जा मिल जाती है एक विकिरण के रूप में, मतलब कह सकते एनर्जी मिल जाती है उसको। तो ये अपनी निम्न ऊर्जा को छोड़ करके वो चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। कहाँ पर चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। और मैं आपको बता देता हूँ कि निम्न ऊर्जा स्तर में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम चाहिए, मतलब ऊर्जा कम चाहिए, और उच्च ऊर्जा स्तर में या बड़े लेवल में रहने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब ज़्यादा पड़ती है तो वो एनर्जी को या ऊर्जा को अवशोषित करेगा। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वो क्या करता है, अगर निम्न से उच्च में जा रहा है, देखिए निम्न से उच्च में जा रहा है, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण। जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, है ना, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, फिर अवशोषित करके क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होता है उच्च ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ है और उच्च ऊर्जा स्तर में से वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया, तो वो क्या करता है, ऊर्जा का, अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ था, उच्च ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ था, तो वहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समझे बात को, बड़े से छोटे में आ रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन, छोटे से बड़े में जा रहा है ऊर्जा का अवशोषण। दोनों में
एनर्जी का अंतर आया, मतलब ऊर्जा का अंतर आया, तो ऊर्जा के अंतर को मैं बता देता हूँ डेल्टा ई। और उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसके लिए मैं बता देता हूँ, उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसके लिए मैं बता देता हूँ E2, या आप चाहते हैं तो E1 भी, N2 भी मान सकते हैं। और निम्न ऊर्जा स्तर के लिए मैं बता देता हूँ E1। ऊर्जा अंतर कितना है? डेल्टा ई। तो उच्च ऊर्जा स्तर E2 माइनस निम्न ऊर्जा स्तर E1। यहाँ पर डेल्टा ई है ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा में अंतर। समझे ना बात को? तो यहाँ पर इस प्रकार से तीनों परिकल्पना कंप्लीट होती है। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तथा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण करता है। ऊर्जा के अंतर को डेल्टा ई माना मैंने। डेल्टा ई बराबर उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर बोर की 3 परिकल्पना कंप्लीट होती है और इन तीनों परिकल्पना की डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से है। अगर और भी कुछ डाउट है आपको तो कमेंट जरूर कीजिए नीचे, तो मैं अगले वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।